गुड गुड मॉर्निंग। हाँ। अच्छा, आज आपका नॉर्मली आप लोगों का जो एपी एसएसबी का जो पोर्शन है ना, वो फिजिक्स का नियरली कंप्लीट हो चुका है। आज जो टॉपिक मैं कराऊंगा ये आपके एपी एसएसबी में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप एपी पीएससी दे रहे हो, जेई दे रहे हो, या फिर आप लोग कोई अपर लेवल एग्जाम दे रहे हो, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। इसे हम, ठीक है, बिजली, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक होता है, बट ये आपका वेव में ही आ जाएगा। जो पोर्शन होता है ना वेव वाला, तो उसमें ही आ जाएगा। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं मान के चलता हूँ आप लोगों को कुछ नहीं आता है, तो एकदम हम बेसिक चीज के चलते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, बिजली होता क्या है? बिजली होता क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? मतलब अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो, ठीक ही बोला है बट अच्छे से। जी। तो इलेक्ट्रिसिटी सिंपल सी होती क्या है? अगर आप लोग बोल रहे हो कि ये बट ये एकदम सही बोल रहे हो, बट प्रॉब्लम यही है कि ये तुम खाता में नहीं लिख सकते। खाता में ये लिखने से नहीं होगा ना। तो इलेक्ट्रिसिटी असली में होती क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर आप उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स बोल सकते हो। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। अब थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है ना कि हम सीधा सीधा इलेक्ट्रिसिटी पे चले जाते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा अलग भी लगता है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे पता है? मैं आऊंगा, सब चीजों पे आऊंगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है? देखो, आप लोगों ने थर्मल पावर प्लांट तो सुना होगा। थर्मल पावर प्लांट तो सुना होगा ना। जैसे मान लो ये एक एरिया है जिसमें आपका ऐसा कोयला है। ठीक है, कोयला। अब इस कोल को क्या किया जाएगा? ये जो कोयला है या कोल है, इसको जलाया जाएगा। जलाने के बाद क्या होगा? ये जो यहां से हीट होगा, यहां से जो हीट होगा, इस हीट को निकाला जाएगा, और यहां पर एक वाटर टैंक होता है, मतलब पानी होता है। इस हीट से इस वाटर टैंक को क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा। अब जब ये वाटर टैंक में पानी गर्म होगा, तो यहां से जो स्टीम है, इस स्टीम को निकाला जाएगा टुवर्ड्स, यहां पर एक मशीन होती है, उस मशीन की तरफ। इस मशीन का नाम होता है टरबाइन। ठीक है, उस मशीन का नाम होता है टरबाइन। और जब ये जो स्टीम है, जब यहां से निकल के टरबाइन पे आके टच करती है, तो टरबाइन ऐसे घूमना स्टार्ट करती है। ठीक है, अब ये जो टरबाइन होती है, ये असली में कौन से मैटर से बनी होती है? टरबाइन बनी होती है मैग्नेट से। ठीक है, टरबाइन बनी होगी मैग्नेट से। और मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है इन फिजिक्स, प्रॉपर्टी है कि अगर मैग्नेट को एक सर्टेन स्पीड में रोटेशन करवाओ, देन उससे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स ऐसे निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स ऐसे निकलते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स निकलते हैं ना, ये जो निकलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। एकदम आसान भाषा में, इसी चीज को कंटिन्यूअस जब निकलेगी, इसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस, जो इलेक्ट्रिसिटी बनने का जो प्रोसेस होता है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, नाम बहुत भारी है, बहुत सुंदर सा नाम है, बट बहुत लंबा नाम है, लेकिन है बहुत इजी नाम। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट से निकल रहा है, इंडक्शन का मतलब होता है जो बन जाता है। ठीक है, अगर आप कुछ बनाते हो तो दैट इज नोन एज प्रोडक्शन, और अगर जो बन जाता है तो उसे हम बोलते हैं इंडक्शन। जैसे मान लीजिए आग जलाओगे तो धुआं बनेगा, तो धुआं इंडक्ट हो रहा है, तो धुआं बन जाएगा, दैट इज नोन एज इंडक्शन। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन सिंपल सा भाषा में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेट से बन रहा है।
दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखने में बहुत बढ़िया लगता है, सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन है बहुत सिंपल चीज। ठीक है, तो सबसे पहली तो ये चीज है। ओके, अब थोड़ा सा इसके अंदर आते हैं। देखो अब यहाँ पर सीन क्या होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स निकलते हैं ना, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स निकलते हैं, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है कोई भी बॉडी की, दैट इज नोन एज चार्ज। अब थोड़ा सा इसमें आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में मेन चीज पे आते हैं। तो कोई भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो लिख लीजिए, जस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज लिख लीजिए। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, property of a body, property of a body which 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 attracts, property of a body which attracts or repel, which attracts or repel another particle, another particle। ठीक है, बस अनदर पार्टिकल इतना सी हो जाएगा। इट इज नोन एज चार्ज, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंपल सा मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि चार्ज क्या है, चार्ज एक इनर्ट प्रॉपर्टी है। इनर्ट प्रॉपर्टी मतलब मैंने आप पहले भी समझाया था आप लोगों को, इनर्ट प्रॉपर्टी का मतलब जो कोई भी बॉडी में होती है। तो जब ये इनर्ट प्रॉपर्टी होती है तो ये इनर्ट प्रॉपर्टी करती क्या है, तो नॉर्मली चार्ज जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। तो इनका काम क्या होता है, नॉर्मली इनका काम क्या है कि जो प्लस वाला है वो माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एंड जो प्लस है उसको अपनी से दूर भेजेगा। तो जो प्लस होता है वो माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जो प्लस होता है उसको दूर भेजता है। दैट इज नोन एज चार्ज। चार्ज क्या है, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी जो अट्रैक्शन या रिपल्शन करती है दूसरे चार्ज की। एकदम आसान भाषा में, दूसरे चार्ज की अट्रैक्शन या रिपल्शन करती है। दिस इज नोन एज चार्ज। अब नॉर्मली चार्ज दो टाइप का है, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। तो जो प्लस होता है, इसको हम बोलते हैं कैटायन, और जो माइनस होता है इसको हम बोलते हैं एनायन। ठीक है, प्लस कैटायन, माइनस एनायन। अच्छा, ये एनायन कैटायन प्लस माइनस कैसे याद रखना है, जस्ट मैं जैसे याद रखता था बता देता हूं आपको। प्लस है, माइनस है, प्लस बड़ा होता है या माइनस बड़ा होता है, प्लस बड़ा होता है। अच्छा, आप लोगों ने ओबियसली रीजनिंग तो पढ़ा हुआ है, सी बड़ा होता है या ए बड़ा होता है, सी का कितना होता है 3, ए का कितना होता है 1। जो बड़ा है वो बड़ा के साथ जाएगा, जो छोटा है वो छोटा के साथ जाएगा, प्लस के साथ सी जाएगा, माइनस के साथ ए जाएगा। और अगर चार्ज की यूनिट कहा जाए, चार्ज की यूनिट, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ठीक है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ठीक है, कूलम एक पर्सन का नाम था। ठीक है, एक पर्सन थे, उन्होंने अच्छे से चार्ज को मतलब एक्सप्लेन किया था, तो इसी वजह से उनका नाम के हिसाब से यूनिट जो होती है वो कूलम आ जाता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, वो प्रॉपर्टी जो किसी भी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करती है या फिर रिपल्शन करती है। दिस इज नोन एज चार्ज। दूसरी चीज, चार्ज को छोड़कर दूसरी चीज जो आती है, एक ही जगह पर लिखता हूं जिससे देखने में आसानी हो। दूसरी चीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड।
अच्छा देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, इसके हमारे साथ जो इंसान है ना, इसका बहुत मेल होता है। जैसे आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको कुछ खराब लगा, ठीक है, आप कुछ खराब लगा, आप अकेले चुपचाप बैठे हुए हो, तो चुपचाप जब बैठे हुए हो तो अपने जोन में हो, कोई इशू नहीं है, कोई एक पर्सन आया जिसको आप पसंद नहीं करते, और वो आके अगर आपको बोल रहा है क्या हुआ, तुमने उसको झाड़ दिया। कभी हुआ है ऐसा कि कोई पर्सन जिसको आप ज्यादा पसंद नहीं करते और वो आके उसको अच्छे से झाड़ दिया आपने? या फिर ऐसा कोई पर्सन आया जिसको आप पसंद करते हो, तो वो जब आया तो आप हाँ करके रोना स्टार्ट करते हो और उसको बताते हो ये हुआ? कभी हुआ है आपके साथ? बचपन में, बड़े में हुआ है होगा, जरूर हुआ होगा, ठीक है। सेम चीज इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सेम चीज इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है एकदम आसान भाषा में? जैसे मान लो ये चार्ज है ना, कोई भी चार्ज है, मैं प्लस मान लेता हूं, ठीक है। तो चार्ज के आसपास एक ऐसा इनविजिबल फील्ड तैयार होता है, ठीक है, इनविजिबल फील्ड तैयार होता है, चार्ज के आसपास होता है। अब ये इनविजिबल फील्ड करता क्या है? ये इनविजिबल फील्ड एक लाइन है जिसको पार करने के बाद दूसरा कोई अगर चार्ज आया, अगर मान लो कोई प्लस आया, इस लाइन को पार जब भी करेगा तो इस चार्ज के ऊपर रिपल्शन फोर्स लगेगा। मतलब फोर्स लगना जहां से स्टार्ट होगा, एरिया से जिस एरिया में वो घुसने के बाद फोर्स लगना स्टार्ट होगा, तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और भी आसान भाषा में समझाएं, जैसे मान लो ये है और आप प्लस हो, और आपने ऐसा फील्ड बना के रखा है, एक एरिया बना के रखा है, इसके अंदर अगर कोई प्लस आया तो ये क्या करेगा? ये एक्सपीरियंस क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये जो चार्ज है ये एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। किसका फोर्स? इसका फोर्स। अगर ये इक्वल है तो यहां पर रिपल्शन फोर्स लगेगा, बाहर चला जाएगा। और अगर ये ऑपोजिट है तो यहां पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो रिपल्शन फोर्स लगेगा या फिर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन फोर्स लगेगा। बुझी पाला? अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, द फील्ड वेयर द फील्ड द फील्ड वेयर फील्ड वेयर फील्ड वेयर another charge another charge experiences another charge experiences field where another charge experiences force। जस्ट फोर्स लिख लो। रिपल्शन या अट्रैक्शन, अब दो कोई भी हो सकता है। अगर सेम होगा तो रिपल्शन होगा, अगर अलग अलग होगा तो अट्रैक्शन होगा। रिपल्शन या अट्रैक्शन आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सेम होगा तो रिपल्शन होगा, अलग होगा तो माइनस होगा। जो आपके साथ होता है वही होता है। जैसे अगर आप भी दुखी हो और कोई और आया दुखड़ा सुनाने, तो आप उसको भगा दोगे, भगो यहाँ से, ठीक है। आप भी दुखी हो और वो जो पर्सन है वो खुश है, तो आप उसके साथ शेयर करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो ये चीज हुई पहली वाली, ठीक है, ओके। तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा? जो साइंस में है, एनीवन? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा? देखो सिंपल सा यूनिट कैसे बनता है पता है? यूनिट बनता है क्या काम हो रहा है और कौन कर रहा है, इसके ऊपर यूनिट हमेशा बनता है। क्या काम हो रहा है और कौन कर रहा है। जैसे मान लीजिए काम क्या हो रहा है, मतलब यहां पर हो क्या रहा है? फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है ना? फोर्स या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन, फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। कर कौन रहा है? चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। यूनिट होता है न्यूटन बाय कूलम।
ठीक है, मैं सिंपली लिख सकता था, उसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो दैट इज न्यूटन बाय कूलम। अच्छा नींद आ गया ना, चलो ठीक है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो ये पहला चीज है। दूसरी चीज ये है, ये आपके साथ, मैं बोल रहा हूँ ना सब कुछ सेम है, ये आपके साथ फिर हुआ है। अच्छा, आपका कभी आपके साथ हुआ है ऐसा कि जिसको आप ज्यादा पहचानते नहीं हो, वो आपके सर्कल में घुसने की कोशिश कर रहा है? हेलो, हाय, डियर, कैसे हो? ऐसा तो कभी हुआ होगा ऑब्वियसली। इंस्टाग्राम खोलोगे तो भर्ती मिलेगा, है ना? इतने कम खोलो भर्ती मिलेगा। अच्छा लॉन्डो, तुमने कोई कोशिश किया है क्या? ये कोशिश तो किया होगा, ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो ये जो कोशिश है, असली में वो जो पर्सन कोशिश कर रहा है या फिर आप जो कोशिश कर रहे हो किसी के सर्कल में घुसने की, तो ये कोशिश असली में है क्या चीज? ये काम ही है ना, एक आपका काम ही है। ऑब्वियसली आप काम कर रहे हो कि घुसने की कोशिश कर रहे हो या फिर वो पर्सन घुसने की कोशिश कर रहा है, तो कोशिश क्या है? काम है। अगर मान लो उसका काम तुमको पसंद आया, ठीक है, जो कोशिश कर रहा है अगर अच्छा से कोशिश वो कर रहा है, तुमको पसंद आया, तो तुम क्या बोलोगे कि उसका पोटेंशियल अच्छा है? ऑब्वियसली बोलोगे ना कि पोटेंशियल है। जी, सेम चीज होता है फिजिक्स में, ठीक है, सेम चीज होता है। दिस इज नोन एज, अब हम देखेंगे, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो लिख लीजिए, तो वर्क डन बाय ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में लिखिए द वर्क डन बाय ए, वर्क डन बाय ए different charge, work done by a different charge to enter, to enter, to enter an electric field, to enter an electric field, to enter an electric field, the work done by a another charge to enter an electric field। ठीक है, जो आपके साथ होता है, ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेज में, मैसेंजर में, वही चीज इधर भी होता है, एकदम सेम है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बाहर से एक चार्ज घुसने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, एक चार्ज घुसने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो चार्ज जो काम कर रहा है, ठीक है, ये जो काम कर रहा है, जितना काम कर रहा है, इस काम को हम क्या बोलते हैं? वर्क को, इस वर्क को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर ज्यादा काम कर रहा है, बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहा है, तो आप बोलोगे उसका पोटेंशियल बहुत हाई है, हाई पोटेंशियल है, ठीक है। और अगर ज्यादा काम नहीं करना चाहता, ज्यादा झमेला नहीं करना चाहता, तो उसको पोटेंशियल बहुत लो है। जो आप लोग में से होता है सेम चीज होती है। अब इसके यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? एनीवन, यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? हाँ, बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट सेम चीज, बनती कैसे है, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, इसके ऊपर बनता है। अच्छा, ये कर मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये जो चार्ज है ये कर क्या रहा है? वर्क कर रहा है ना, वर्क कर रहा है। और कौन कर रहा है? चार्ज कर रहा है, वर्क बाय चार्ज। तो वर्क का क्या होता है? वर्क का होता है आपका जूल, ठीक है, यूनिट होता है जूल। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो जूल बाई कूलम, ये जो यूनिट होती है दैट इज नोन एज जूल बाई कूलम। और ये जो जूल बाई कूलम होता है, इसको बहुत आसान भाषा में लिखा जाता है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, एक बहुत ही आसान भाषा में कहा जाता है वोल्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं वोल्ट। तो वोल्ट असली में क्या है? वोल्ट इज अ जूल बाई कूलम। वोल्ट जो होती है दैट इज नोन एज जूल बाई कूलम। ठीक है, तो फर्स्ट, अच्छा, तो चार्ज, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक
करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट सिंपल सा भाषा में इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज जस्ट हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी और करंट, जैसे हम बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी और करंट, ये दोनों क्या सेम होते हैं या अलग होते हैं? सेम होते हैं या अलग होते हैं? जैसे हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या फिर करंट चला गया, सेम जी, करीब करीब 80-90% सेम है, बट वहां पर एक चीज का डिफरेंस है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रिसिटी। करंट क्या होता है? करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट टाइम। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो होता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उस चीज को जब हम टाइम के बेसिस पे देखेंगे तब उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, ठीक है। तो फ्लो बाय टाइम, ठीक है, फ्लो बाय टाइम, फ्लो बाय टाइम। ये इसका यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो जब नॉर्मली फ्लो हो रहा है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर टाइम मेंशन नहीं है। जब भी वहां पर टाइम मेंशन होगा, जब भी वहां पर टाइम को ऐड किया जाएगा, तब वहां पर यूज होता है आपका एम्पियर या करंट। मुंह पानी, मुंह धो के आओ, जाओ जो धो के आओ। नहीं सच में देखो, अगर बहुत ज्यादा नींद आ रहा है ना तो धो के आओ, उसमें कोई इशू नहीं है। आप लोग जब भी मैं कुछ बोलता हूँ आप लोग सोचते हो कि मैं मतलब मजाक उड़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है सच में। तो पानी जब हम मुंह पे मारते हैं ना, इसका पीछे का साइंस भी समझ लो, जब पानी हम मुंह पे मारते हैं तब पानी जब हमारे मुंह पे लगता है तो हमारा सडन टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे आप लोग देखिएगा, पानी मारने से ना थोड़ा सा, और ठंडा पानी ऑब्वियसली नहीं, नॉर्मल पानी नहीं, ठंडा पानी चाहिए। ठंडा पानी जब हम मुंह पे मारते हैं तब हमारे मुंह पे सडनली टेम्परेचर चेंज हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर अलग, मुंह का टेम्परेचर अलग। सडनली जब टेम्परेचर चेंज होता है तब हमारे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्ट करना स्टार्ट करता है। यहाँ पर जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, वो एक्ट करना स्टार्ट करता है, हमारे बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज होना स्टार्ट करता है। तब आपको थोड़ा सा एनर्जाइज फील होता है, थोड़ा सा कम नींद आता है। अब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोगों को नींद आ रहा है, सो जाओ, मुझे कोई इशू नहीं है, पीछे जाकर सो जाओ, मुझे कोई तो उसमें भी इशू नहीं है। लेकिन हाँ, सामने बैठ के जब सोते हो ना, सामने बैठ के, तो मैं बार बार घूमता हूँ, देखता हूँ, तो कंसंट्रेशन बिगड़ता है और कुछ नहीं। इसके लिए नहीं है कि आपको मैं कुछ बोलने वाला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कंसंट्रेशन जस्ट बिगड़ता है और कुछ नहीं है। चलो, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट के बाद आता है, अब करंट फ्लो जो होता है, जैसे मान लीजिए ये जो करंट फ्लो होता है, यहां पर ये भी चीज याद रखिएगा, करंट फ्लो जो होता है, करंट फ्लो, ठीक है, करंट फ्लो जो होता है, यहां पर एक फ्लो आता है दैट इज नोन एज ओम्स लॉ, ठीक है, एक चीज आती है दैट इज नोन एज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ किसी को कोई बता सकता है? ओम्स लॉ भूल गए? कोई बात, ओम्स लॉ एकदम आसान भाषा में बता रहा हूं, एकदम आसान भाषा में, ठीक है, लिख लीजिए एकदम आसान भाषा में, जिससे आप लोग सभी लोग समझ पाओ। ओम्स लॉ थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन मैं सिंपल एक लाइन में बोलूंगा, देखिए, द फ्लो ऑफ करंट is directly proportional, the flow of current is directly proportional to the voltage difference,
टू द वोल्टेज डिफरेंस। ठीक है, नॉर्मली यहां पर वोल्टेज डिफरेंस वर्ड यूज नहीं होता, ठीक है, यहां पर यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये वर्ड यूज होता है। मैं आपको आसान भाषा में समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ होता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, ये फ्लो किसके ऊपर करेगा? दोनों के बीच जो वोल्टेज डिफरेंस होता है उसके ऊपर करेगा। और हमेशा आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी हो, पानी हो, हवा हो, हमेशा हाई से लो की तरफ जाती है, ठीक है। जैसे हमारी भी जिंदगी हम बचपन में कितना हाई हाई सोचते हैं, अब सोचते सोचते अभी के तरफ सोचते सोचते एकदम नीचे की तरफ आ गए एकदम नीचे की तरफ, कि सिर्फ एक जॉब मिल जाए बस। पहले जब जब स्टार्ट करते हैं, जब पढ़ाई नहीं करते थे, हम स्टार्ट करते हैं तब ग्रुप ए ऑफिसर मिल जाए, ऐसे करते करते जब पढ़ाई कुछ दिन जाएगा एमटीएस भी मिले बस, एकदम नीचे डाक सेवक मिल जाए तो भी चलेगा, ठीक है, ऐसे करते करते एकदम नीचे आओ तो भी चलेगा। तो वैसे ही सीन होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर होता है 440 वोल्ट, ठीक है, यहां पर 220 वोल्ट। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो किस तरफ से किस तरफ मूव करेगी? किस तरफ से किस तरफ मूव करेगी? इस तरफ से इस तरफ मूव करेगी, 440 से 220 की तरफ मूव करेगी, हाई से लो तक। अब कब तक मूव करेगी? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये डिफरेंस जब कब तक मूव करेगा? तब तक मूव करेगा जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते। मींस 440 से 220 की तरफ कंटिन्यूअस मूव करती रहेगी, लेकिन जब ये दोनों 330 वोल्ट हो जाएंगे, दोनों ही 330 वोल्ट हो जाएंगे, तब इलेक्ट्रिसिटी मूव करना बंद कर देगा, ठीक है। जब तक डिफरेंस है तब तक चलता रहेगा, जब डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अब यहां पर ओम्स लॉ क्या बोल रहा है? ओम्स लॉ बोल रहा है कि V इक्वल्स टू आई। आई का मतलब क्या आई का मतलब क्या होता है? ये जो एम्पियर होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो इसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, आई से। तो यहां पर बोला जा रहा है कि V मतलब वोल्ट, वोल्ट इज इक्वल, ठीक है, वोल्टेज इक्वल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो, ठीक है, एम्पियर लिख देता हूं जिसे आप समझ पाओ। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आसान भाषा में जितना वोल्टेज डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बहेगा। तो यहां पर 440 से 220 वोल्ट है, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी नॉन इतना बह रहा है। लेकिन अगर मान लो यहां पर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज हो गया, हाई वोल्टेज मतलब यहां पर 1000 वोल्टेज है और यहां पर 100 वोल्टेज है, तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? ज्यादा जाएगा, ठीक है, ज्यादा बहेगा, ये बोलना चाहता है वो। तो ओम्स लॉ ये बोलना चाहता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जो होती है वो वोल्टेज के डिफरेंस की वजह से होती है, या पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होती है। अब V, ये जो I है, यहां पर एक चीज बता दूं, ये जो VI है ना, अब मैं इस पे आऊंगा। अब VI जो होती है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो तार के अंदर से ही फ्लो करेगी। ऐसा तो नहीं है कि उड़ के फ्लो करती है, तार के अंदर से ही फ्लो करेगी या फिर किसी मीडियम से फ्लो करेगी। तो जब भी कोई भी मीडियम से फ्लो होता है, तो कोई भी मीडियम ले लो, कोई भी चीज ले लो, तो उसका एक और प्रॉपर्टी यहां पर कंसीडर करना होता है। कोई भी चीज होती है तो कोई भी चीज, कोई भी बॉडी, उनके पास एक रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होती है, कोई भी, ठीक है, रेजिस्टिव प्रॉपर्टी। कोई भी बॉडी है, एकदम आसान भाषा में समझते हैं, कोई भी बॉडी है वो नहीं चाहती कि उसके ऊपर से करंट ऐसे ही फ्लो हो जाए, ठीक है। जैसे सिंपल सा बात है, आप जितना भी किसी को प्यार करते हो उसमें कोई इशू नहीं है, अगर वो कंटिन्यूअस थप्पड़ मारता रहे, एक टाइम आप भी रेजिस्ट करोगे। सेम चीज होता है इधर, कि जब भी कोई भी बॉडी है उसके अंदर एक इनट प्रॉपर्टी, इनट क्वालिटी होती है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो जब इलेक्ट्रिसिटी बहेगा तब उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा ही होगा। कम हो ज्यादा हो वो अलग मैटर करता है, वो तो बॉडीज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टेंस होगा ही होगा। तो अगर रेजिस्टेंस होगा ही होगा तो यहां पर आप
रेजिस्टेंस को मान के ही चल सकते हो कि वी आई, आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट है। अब इलेक्ट्रिक करंट है तो इसके साथ रेजिस्टेंस होगा ही होगा। तो यहां पर आता है V इन प्रोपोर्शनल साइन आई आर। अब मैंने आपको पहले भी एकदम पहले क्लास में बताया था कि जब भी ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल साइन जब हटता है तब यहां पर एक कांस्टेंट आता है। तो V इक्वल्स टू कांस्टेंट का K आई आर, ठीक है, K आई आर। बट ये जो कांस्टेंट है ना, इन दिस केस ये कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो अगर इस कांस्टेंट को आप ऐसे ही लिख सकते हो V इक्वल्स टू 1 इंटू आई आर। अब तुम 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, 1 लिखो ना लिखो क्या ही फर्क पड़ता है। तो यहां पर आता है V इक्वल्स टू आई आर, ये होता है ओम्स फॉर्मूला, ठीक है, जो सिंपल सा हम लिख देते हैं ना V इक्वल्स टू आई आर। तो V इक्वल्स टू आई आर यहां से आता है, ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर यहां से आता है। तो आपका अगर ओम्स का फॉर्मूला पूछा जाए, ओम्स दिस इज नोन एज V इक्वल्स टू आई आर, ये फॉर्मूला होता है। तो आता कैसे है, यहां से आता है। अच्छा, अब थोड़ा सा एक और चीज पे थोड़ा सा आते हैं, एक और चीज। तो ये तो ओम्स लॉ हुआ, ठीक है, ओम्स लॉ हुआ। एक और चीज पे आते हैं, छोटा सा एक और चीज पे आते हैं, दैट टाइप ऑफ करंट्स, टाइप ऑफ करंट्स। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारे यहां पर दो टाइप के करंट्स होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट करंट, एक होता है डायरेक्ट करंट, और एक होता है आपका ऑल्टरनेटिव करंट। एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है आपका ऑल्टरनेटिव करंट या ऑल्टरनेटिंग करंट, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऑल्टरनेटिव करंट या ऑल्टरनेटिंग करंट। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है, आसान भाषा में डायरेक्ट करंट या फिर इसको बोलते हैं डीसी। डीसी क्या होता है, डीसी होता है सेम पावर सेम डायरेक्शन। जस्ट ऐसे छोटा सा लिख लो, डीसी का मतलब होता है सेम पावर सेम डायरेक्शन, पावर भी सेम रहेगी, डायरेक्शन भी सेम रहेगा, ठीक है। और ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ऑल्टरनेटिव करंट, ऑल्टरनेटिंग लिख लो। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ये जब ऐसे मूव करती है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है ऐसे। तो यहां पर क्या है, यहां पर जब ऊपर की तरफ जाएगा तब पावर ज्यादा है, और जब नीचे की तरफ आएगा पावर कम है, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ऊपर की तरफ पावर ज्यादा है, नीचे की तरफ पावर कम हो जाता है, पावर ज्यादा पावर कम, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, नेटिंग लिख देता हूं जिससे आपको समझ में अच्छे से, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट, इसको हम बोलते हैं एसी। तो मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा, डीसी एसी बोलूंगा, ठीक है। तो डीसी एंड एसी, ऐसे दो टाइप के हमारे करंट्स होते हैं, डीसी एंड एसी। अब यहाँ पर छोटा छोटा कुछ चीजें जान लो। पहली चीज, हमारे जो हाउस होल्ड होता है, हमारा जो घर होता है, हमारा जो घर होता है, तो उसमें कौन सा करंट आता है, एसी आता है या डीसी आता है? एसी। बाकी सबको पूछ रहे हैं, हमारे घर में कौन सा करंट आता है, एसी आता है डीसी आता है? अच्छा, एसी। जिनको नहीं पता, जिन्होंने बोल रहे बहुत बढ़िया, जिनका नहीं पता, आप लोगों ने कभी बचपन में या फिर आज भी कभी झटका खाया है, करंट का झटका खाया है ना? बढ़िया। अब एक चीज जस्ट सोचो, जस्ट एक चीज याद रखो, इन दो केसेस में, इन दो केसेस में झटका खाने के बाद जिंदा रहने का चांस किसमें ज्यादा है? जी देखो, एकदम सही, क्योंकि ये कंटिन्यूअस सेम पावर, सेम पावर से जा रहा है ना, सिर्फ पावर को सोचो, सेम पावर से जा रहा है। तो अगर आपने ऐसा टच किया तो आपको कंटिन्यूअस झटका, कंटिन्यूअस आपके बॉडी से भी गुजरता ही रहेगा। बट यहां पर क्या होता है, जब झटका लगता है तो यहां पर जब ऊपर की तरफ जाता है तब हमको लगता है झटका, नीचे की तरफ जब आता है ना तब पावर कम हो जाता है, आप हाथ को हटा सकते हो। ये जो जाता है तो झटका में, एक बार झटका लगा उसके बाद पावर कम हो जाता है, तब हम हाथ को हटा सकते हैं। डीसी में हाथ को हटाना का पॉसिबल नहीं है। जैसे रेल लाइन, जो कार रेल लाइन होती है ना,
रेल लाइंस के ऊपर जो लाइन होती है उसमें डीसी करंट जाता है, कभी टच करके देखना, उड़ जाओगे एकदम, पूरा ही जल जाओगे। बट प्रॉब्लम यही है कि टच करके देखना, मैं अभी करंट एक तार पे भी आऊंगा, अगर आपने वो रेल लाइन का तार को पकड़ कर, नीचे कुछ भी नहीं है, ऐसे पकड़ कर आप लटक गए, ठीक है, और वो तार किसी और तार के साथ टच नहीं हो रहा, ऐसे सिर्फ तार को पकड़ के लटक गए और तार टच नहीं हो रहा, आपको कुछ नहीं होगा, आपको तब तक कुछ नहीं होगा अगर आप पकड़ कर लटक गए और वो तार ऊपर के तार से या नीचे के तार से टच नहीं हो रहा। अगर टच हुआ उधर ही जल जाओगे, इतना ज्यादा ही करंट फ्लो होगा। बट नॉर्मली टच नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। मैं बताऊंगा क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि तारों के ऊपर पंछी आके बैठते हैं, उनको कुछ नहीं होता, उनको कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता है, आते हैं। तो नॉर्मली हमारे घर में क्या होता है जी, एकदम सही कहा आप लोगों ने, दैट इज एसी करंट होता है, क्योंकि हम हाथ हटा सकते हैं। डीसी करंट देगा, हम हाथ ही नहीं हटा सकते, हमारी जान चली जाएगी। तो हमारे घर में फर्स्ट ऑफ ऑल एसी करंट यूज होता है। अब एसी करंट में इंडिया में जो हाईएस्ट लिमिट है, एसी करंट का जो हाईएस्ट लिमिट होता है वो होता है 50 हर्ट्ज, ठीक है। एसी करंट का जो हाईएस्ट लिमिट होता है वो होता है 50 हर्ट्ज, पहली चीज, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि मान लो कि डीसी करंट से, डायरेक्ट करंट से हम अगर उसको एसी करंट बनाना चाहे, डायरेक्ट से एसी करंट बनाना चाहे, तो कौन सा मशीन यूज होता है? डीसी से एसी कौन सा मशीन यूज होता है? नहीं, ट्रांसफॉर्मर तो अलग चीज है भाई जी, एकदम बहुत बढ़िया, दैट इज इन्वर्टर। इन्वर्टर, डीसी से एसी जो होती है वो होती है इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर यूज करते हैं। एंड अगर पूछा जाए एसी से डीसी, एसी से डीसी, तो इसे हम बोलते हैं रेक्टिफायर। एसी से डीसी इज नोन एज रेक्टिफायर, ठीक है। तो डीसी से एसी होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर तो आप लोगों ने सबने देखा है, सुना ही है, ठीक है। रेक्टिफायर कहां पर यूज होता है पता है किसी को? किसी ने देखा है कभी रेक्टिफायर कहां पर? बाइक में जी, और कई बार जो आपने सबने देखा है, सबके पास, जैसे मान लो तुम्हारे पास बाइक है, बाइक नहीं है कोई बात नहीं तो रेक्टिफायर तो उस पर छोड़ो, लेकिन ये बाकी जो सबने देखा है, आपने, अगर आपके पास बाइक भी नहीं है, आपने भी रेक्टिफायर यूज किया है, एकदम सही। दैट इज जो मोबाइल का जो एडाप्टर होता है ना, नॉर्मली ये चीज याद रखिएगा, हमारे घर में करंट, हमारे घर में एसी करंट आता है, लेकिन मोबाइल का जो चार्ज होता है ना वो डीसी करंट से होता है, एसी से नहीं होता। आप सोचोगे क्यों नहीं होता है सर, डीसी से होता तो झमेला खत्म हो जाता, एसी से होता नहीं। अगर आपने एसी करंट लगाया, और एसी करंट क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है, तो मोबाइल आपका ऑन होगा ऑफ होगा, ऑन होगा ऑफ होगा, ऐसा चलता रहेगा देने जाओगे चार्ज, खत्म हो जाएगा पूरा, जो चार्ज बचा था वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है, जो मोबाइल का एडेप्टर होता है ना, ये जो एडेप्टर होता है जहां पर हम डाटा केबल को लगाते हैं, वो एडेप्टर रेक्टिफायर का काम करता है, पूरा का पूरा वो घुमा के डीसी कर देता है, ठीक है। तो यहां पर आपका रेक्टिफायर का काम वो करता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर चीज पे आए, एक और चीज पे आते हैं, दैट इज नोन एज, मैं जो बोल रहा था आपको तारों के बारे में, ठीक है। जान लो, नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मली हमारे 3 टाइप के तार होते हैं। अगर आप कभी देखोगे आपके घर में भी, कोई भी वायर देख लो, कोई भी वायर देख लो, यहाँ पर तो बहुत सारे वायर है, ठीक। वायरों का मतलब होता है वो जो काला वाला वायर नहीं है, काला वाला प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो इधर काला वाला जो है ना प्रोटेक्टिव लेयर है, लाल वाला सफेद वाला प्रोटेक्टिव लेयर है, इसके अंदर तार होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग है। अब यहाँ पर 3 टाइप के तार होते हैं। एक, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होती है पहले ये जान लो। ये मान लो ट्रांसफॉर्मर है, यहां से तार से जाएगा आपके टीवी तक, ऐसे टीवी है आपका, ठीक है, टीवी तक जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट्स को ऑन करेगा, करके वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फिर से ऐसे
वापस आ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे फिर से वापस आ जाता है। तो करंट हमेशा ऐसे लूप में चलता है, ठीक है, लूप में। ऐसा मत सोचो कि करंट एक बार गया तो करंट खत्म हो जाएगा, नहीं, करंट ऐसे लूप में चलता है। जितना करंट यूज हो सकता है बोर्ड में उतना बोर्ड में यूज हो जाता है, बाकी ऐसे लूप में चलता है। अब ऑब्वियसली रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस में थोड़ा सा कभी कभी कम हो जाता है, वोल्टेज कम होता है, बट नॉर्मली लूप में चलता है। अब ये जो लूप में चलता है तो यहां पर आपके 3 तार होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो तार आपको दिखेगा दैट इज नोन एज फेज, फेज, ठीक है। नेक्स्ट फेज के बाद एक और तार होता है जो फेज गया और घूम के जो वापस आता है। इस तार का नाम क्या होता है मैं भूल गया। 2 तार होता है ना, कौन सा होता है, फेज और हाँ न्यूट्रल, हाँ न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रल दूसरा तार होता है। न्यूट्रल होता है आपका जो अर्थिंग में यूज करते हैं। फेज और कौन सा यूज होता है, चलो मैं रिटर्न लिख देता हूँ, मैं भूल गया वो चीज, रिटर्न लिख देता हूँ। अब सीन क्या होता है जस्ट जान लो, सीन क्या होता है कि यहां से जब इलेक्ट्रिसिटी गई, इलेक्ट्रिसिटी यहां पे गई, वहां पर यूज हुआ और वापस क्या होता है, वापस ऐसे इलेक्ट्रिसिटी वापस आती है। जैसे मैं बोल रहा था ना कि लटक जाओ तो भी कुछ नहीं होगा, तो ये वापस आती है। अब मान लीजिए कि आपने उधर नहीं, रास्ते के जो तार है, रास्ते का जो तार है उसको पकड़ के ऐसे लटक गए। अगर मान लो आप यहां पर, ये आप हो और ये आपने हाथ से पकड़ा हुआ है, ठीक है, तार को ऐसे पकड़ा हुआ है, तो अगर आप लटक भी गए तो भी कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रिसिटी का सिंगल लाइन, आप सोच, डबल लाइन नहीं, सिंगल लाइन जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके बॉडी से होकर फिर से इसी तार से होकर निकल रही है। तो आपका बॉडी और ये तार जो है वो इक्वल है। समझ नहीं पाए, समझ नहीं पाए ना, कोई बात नहीं। मैं ये बोल रहा हूं कि आपको झटका कब लगेगा, झटका कब लगेगा, झटका तब लगता है जैसे मान लो अगर एकदम इक्वल समझे, सिंपल सा बात है कि जब ये से यहां से जा रही ना, करंट जा रही है, तो अगर आप इसको पकड़ के लटकते भी हो, ठीक है, इसको पकड़ के लटकते हो और आपके बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर बाहर नहीं जा पा रही है, एकदम आसान भाषा में बताऊं, आपके बॉडी से कहीं पर भी बाहर नहीं जा पा रही है, आपके बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी घूम के सेम तार पे ही चली आ रही है, तो आपको झटका नहीं लगेगा। लेकिन मान लो आपके पैरों के नीचे कुछ है, जैसे मान लो कोई स्टील है या कुछ है, तो क्या होगा, करंट जो होगा ना वो आपके बॉडी से और इस तार में वापस नहीं आएगा, आपकी बॉडी से घूम कर चला आएगा इस स्टील में। तो आपके बॉडी से जब ये करंट पास हो जाएगा तब लगेगा आपको झटका, तब आप मरोगे। तो ट्रेन के ऊपर खड़े होकर अगर हमने तार पकड़ा तो फॉट हो जाओगे, लेकिन जस्ट ऐसे नॉर्मल पकड़ के आप लटक रहे हो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो ये जो तार होता ना, तार होता है, आप लटक रहे हो और ये तार सिंगल जा रहा है, कोई बात नहीं, नीचे कुछ नहीं, हम लटक रहे हो, ये तार अगर भूल से भी यहां पर टच हो जाए, ऊपर टच हो जाए, तब क्या होगा, तब ये जो करंट जा रहा है तो यहां से करंट का लूप बन जाएगा, यहां से करंट का लूप बन जाएगा आपकी बॉडी से होकर। तो आसान भाषा में समझाऊं, एकदम आसान भाषा में, जब तक सिंगल तार है कुछ प्रॉब्लम नहीं है, करंट आपके बॉडी से होके नॉर्मल निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके बॉडी से दूसरी जगह पर करंट पास हो सकता है तब आप मरोगे, सिंगल सी बात है, तब आप मरोगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको झटका भी लगा, अगर आपके नीचे, पैर के नीचे ऐसी चीज नहीं है जो करंट को फ्लो कर सके, करंट को फ्लो कर सके, तब आपको कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है, तब आपको कुछ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए नॉर्मली बोलते हैं, कभी देखिएगा कि रबर ग्लव्स पहन के काम करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम करो तो चप्पल पहन के जाओ, ये चप्पल पहन के जाओ, जूता पहन के जाओ, ये सब बोलते क्यों है, क्योंकि जूते में होता है आपका फोम रबर, और जो फोम और रबर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं करता, वुड अच्छे से कंडक्ट नहीं करता। तो इसी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के काम में वो चीज यूज होती है। अगर मान लो कि स्टील पहन के आप इलेक्ट्रिसिटी का काम करो तो वो
फ्लो हो जाएगी, और फ्लो जब हो जाएगी तब आपको लगेगा झटका। तो इसी वजह से जो पंछी बैठते हैं ना, ऐसे ऊपर पंछी भी बैठते हैं, उनको भी कुछ नहीं होता, क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पर एक पंछी बैठा हुआ है, ऐसे पंछी बैठा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी उसके बॉडी से होके सेम तार में चली आएगी, सेम तार में ही चली आएगी, तो उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन पंछी मरते कम है, मरते तब हैं जब हवा होती है और एक तार के साथ दूसरा तार ऐसे टच हो जाता है। जब टच हो जाएगा तब वो लूप बन जाएगा, लूप में पंछी मर जाएगा, ये झमेला होता है। ठीक है, तो तार का ये चीज होता है। अब मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा तार होता है जिसको बोलते हैं अर्थिंग, हाँ न्यूट्रल बोलते हैं इसको, न्यूट्रल, हाँ अभी मुझे याद है। ठीक है, एक तार होता है अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है, अगर एक तार होता है अर्थिंग, तो मान लो कि ये जो दो तार है ना, इसके साथ एक तार होता है जो ऐसे ग्राउंड में जाता है, ग्राउंड में जाता है। ये जो ग्राउंड में जाता है इसको हम बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि अर्थ में जा रहा है। ठीक है, अर्थिंग बोलते हैं। अब ये तार क्यों होता है, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, बहुत ज्यादा फ्लो हुआ, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गया, तो बहुत ज्यादा जब इलेक्ट्रिसिटी आएगा ना, तो आपका जो सर्किट है वो खराब हो सकता है, सर्किट सह नहीं सकता। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी सर्किट पे ना रहे, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी को भेज दिया जाता है टुवर्ड्स ग्राउंड। दिस इज नोन एज अर्थिंग। जैसे जो बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स होते हैं ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होती हैं, उसके ऊपर देखिएगा एक मेटल रॉड लगा होता है। अभी जो मेटल रॉड होता है वो बचने के लिए किसके लिए होता है, लाइटनिंग स्ट्राइक से। जब लाइटनिंग टकराती है, मेटल रॉड से टकराती है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो उस तार से, एक तार होती है जो ग्राउंड पे जाती है, उस तार से ग्राउंड तक आ जाती है, ग्राउंड तक। ठीक है, ग्राउंड में डिसिपेट हो जाती है। अच्छा, और लास्ट चीज यहां से थोड़ा सा बोल दूं, लास्ट चीज, जब क्या बोलते हैं, करंट बहती है तो यहाँ पर तीन चीजें होती हैं। एक होता है आपका कंडक्टर, जिसमें करंट स्मूथली बह सकती है, स्मूथली फ्लो हो सकती है, करंट स्मूथली फ्लो हो सकती है, दैट इज नोन एज कंडक्टर। दूसरा होता है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होता है, यहां पर थोड़ा सा हाई रेजिस्टेंस है। ठीक है, थोड़ा सा हाई रेजिस्टेंस है, थोड़ा हाई रेजिस्टेंस होता है। एंड लास्ट वन इज इंसुलेटर। इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब होता है जहां पर करंट, जो करंट फ्लो है वो नहीं हो सकती। ठीक है, करंट फ्लो नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए वुड, ठीक है, रबर, फोम, ये सब चीज, उसमें करंट फ्लो नहीं हो सकती। कंडक्टर जहां पर स्मूथली फ्लो हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है, कंडक्टर को थोड़ा सा अपग्रेड करके बनाया जाता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का मतलब होता है जहां पर रेजिस्टेंस एकदम मिनिमम हो। ठीक है, एकदम मिनिमम, बहुत कम हो। तो ये जो रेजिस्टेंस की जब बात होती है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की जब बात होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस की बात होती है, तो इसका यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। और यहां पर एक और चीज बोल दूं, अच्छा, रेजिस्टेंस मतलब रोकना, लेकिन रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा, फ्लो होना का क्या बोलते हैं, उल्टा क्या होगा पता है किसी को, रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे, कंडक्टेंस का यूनिट, एनीवन? रेजिस्टेंस का ओम, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का वाट, नहीं, कंडक्टेंस का यूनिट, देखो रट्टा नहीं मानना है, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है ना,
उल्टा कंडक्टेंस होता है, आप लोग खुद भी देख सकते हो, उल्टा कंडक्टेंस होता है, इसका उल्टा कर दो बस, मो। जी सच में ये यूनिट होता है, मो होता है, सच में होता है, मो होता है, मो या फिर सीमेन, ठीक है, साइमन या फिर सीमेन। अच्छा, तो ये वाला हुआ आप लोगों का यहाँ पर खत्म। ओके, कल तो कल तो सैटरडे है, कल तो क्लास भी है। अच्छा, तो कल आप लोगों का पॉलिटी स्टार्ट होगा, ठीक है। ये वाला फिजिक्स वाला पोर्शन होता है खत्म। हाँ बोलो। हम्म। 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 नहीं, ये आइडिया बहुत बढ़िया है, बट प्रॉब्लम यही है कि जो लाइटनिंग होती है ना, तो लाइटनिंग में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कम होता है लेकिन वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से हमारे अर्थ में ऐसा कोई बैटरी नहीं है जो उस वोल्टेज को स्टोर कर पाए। अगर मान लीजिए बैटरी लगाते हैं, ये आइडिया बहुत बढ़िया है कि आइडियल बैटरी लगाने से पूरा काम हो जाएगा, बट प्रॉब्लम यही है कि जो जितना वोल्टेज का पावर आता है ना, वो बैटरी को ब्लास्ट करवा देगा इतना। मतलब उस नॉर्मल बैटरी की नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा बड़ा बैटरी की भी यूज कर, अगर यूज सब करो भी तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सोचो कि सर घर जितना बड़ा एक बैटरी यूज करते हैं, नहीं, सोच ही सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, घर जितना बड़ा एक बैटरी यूज करते हैं तो उसमें स्टोर हो जाएगा। बट प्रॉब्लम यही है कि घर जितना बैटरी आप बनाओगे तो सही, सब कुछ ठीक है, लेकिन उस बैटरी के अंदर उस बैटरी को चालू करने के लिए जो करंट है वो कहाँ से आएगा, पहला चीज। दूसरी चीज, अगर बैटरी कंटिन्यूअस रनिंग हो गई और फॉल्ट हो गया तो बैटरी को होल्ड नहीं कर पाएंगे, डिजास्टर हो जाएगा। तो इसलिए उतना बड़ा बैटरी हम बनाते नहीं है, और जो बैटरीज हैं वो उसको जो इलेक्ट्रिक टाइमिंग है, जो लाइटनिंग होती है, उसको स्टोर नहीं कर पाती, उतना ज़्यादा पावर स्टोर नहीं होता, इसलिए नॉर्मली बैटरी यूज नहीं होता। हम्म। 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 क्योंकि उसमें क्या होता है ना, जब तारों से गुजरती है तो तारों से गुजरने में प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर तारों में रेजिस्टेंस होता है। अब जब भी तारों में रेजिस्टेंस होता है तो यहाँ पर जब करंट जाता है तो उसका वोल्टेज होता है ड्रॉप, इसको वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं, तो उसका वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। अब जब भी वोल्टेज ड्रॉप होगा मतलब वहां पर क्या हुआ है, करंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। जब करंट कम हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, करंट कम हो रहा है, तो मान लो कि तुमको छोड़ा 10, यहाँ पर रेजिस्टेंस आया, वोल्टेज ड्रॉप हो गया, करंट ड्रॉप हो गया, और यहाँ पर हो गया 5 एम्पियर करंट हो गया, तो ये जो 5 एम्पियर तो गायब हो गया ना, तो उस 5 एम्पियर को तो लाना पड़ेगा, तो इसलिए फिर से करंट जनरेट करना पड़ता है।